हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। हमने फॉरेन कैपिटल के बारे में पढ़ा था। फॉरेन कैपिटल्स के अंदर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या होती है भाई। फॉरेन एड्स सहायता हो सकती है, ग्रांट फॉर नो रीपेमेंट, कंसेशनल लोन फॉर प्रोजेक्ट लोन और नॉन प्रोजेक्ट लोन प्रोवाइड कर देती है। फॉरेन से हमें कमर्शियल बोरिंग्स होती हैं एनआरआई बैंक से, और लोन फ्रॉम फॉरेन बैंक्स, मार्केट वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एफडीआई और एक पोर्टफोलियो। एफडीआई के अंदर क्या होता है, एफडीआई के अंदर न्यू कंपनी स्टेब्लिश कर सकते हैं फॉरेनर आके, ठीक है भाई। एमएनसीज वगैरह लगा सकते हैं, 100% मिलता है। फॉरेन कोलाबोरेशन भी इंक्लूड होता है, एक्विजिशन ऑफ परचेजिंग ऑफ इक्विटी। उनको जो इक्विटी को परचेज किया जा सकता है, इक्विटी के जरिए एक्विजिशन किया जा सकता है। जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है उसके अंदर हम बिजनेस के ऊपर ओवर नहीं करते, या बिजनेस के अंदर हम अपना पार्टिसिपेशन सिर्फ अपने प्रॉफिट तक सीमित रखते हैं। उसके अंदर ओनरशिप के लिए हम नहीं आते। केवल वो जो फॉरेनर होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो केवल अपना प्रॉफिट लेते हैं और चले जाते हैं भाई। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद आपने पढ़ा था भाई, ये सभी चीज़ें हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे भाई। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या होता है भाई, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। 8-9 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर में हमने। आज हम पढ़ेंगे बेनिफिट एंड लिमिटेशन, ऑल्सो न्यू इंडस्ट्री, जो न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है 1991 के कुछ फीचर्स पढ़ लेंगे, कुछ मेजर्स पढ़ लेंगे, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पढ़ेंगे भी। फटाफट देखना है भाई, आपने पढ़ा हुआ है तो आप एक बार बस जस्ट रिवाइज है। चलिए, न्यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 1991। दिस पॉलिसी इज वेरी लिबरल, बहुत ही लिबरल पॉलिसी थी। इसमें फॉरेन कैपिटल को अलाउड किया गया था भाई, आओ भाई हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो। इट लिफ्टेड द सीलिंग ऑन इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया। फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन वाज रेस्ट्रिक्टेड टू 40%, बट नाउ 100% पार्टिसिपेशन इज इन इक्विटी अलाउड। पहले जो इक्विटी के अंदर 40% पार्टिसिपेशन हो सकता था बाय द फॉरेनर, अब वो पार्टिसिपेशन बढ़ाकर 100% कर दिया गया है, ठीक है भाई। मेन फीचर्स क्या क्या थे इस पॉलिसी के, जरा जल्दी जल्दी देखिएगा। लिबरल अप्रोच, दिस इज ए लिबरल अप्रोच। अलाउड इनफ्लो ऑफ कैपिटल, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इज अलाउड। फॉरेन कैपिटल को अलाउड कर दिया गया था फॉर कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है भाई। 100% तक कोई भी फॉरेनर इन्वेस्ट कर सकता है यहाँ पे आके। इन्वेस्टर आर ओनली रिक्वायर्ड टू आरबीआई विद इन, क्या करना है भाई, इन्वेस्टर को क्या करना है, केवल इंटीमेट करना है आरबीआई को विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ आरबीआई। रिक्वायर्ड टू इंटीमेट टू आरबीआई विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एफडीआई, रिसिप्ट ऑफ एफडीआई। नेक्स्ट है वेरियस फॉर्म ऑफ फॉरेन कैपिटल। वेरियस फॉर्म्स थे भाई फॉरेन कैपिटल के। फॉरेन कोलाबोरेशन के अंदर आपने जाना होगा कि फॉरेनर जो कंपनियां होती हैं वो हमारे देश की कंपनियों के साथ आके काम करती हैं भाई, ज्वाइंटली काम करती है, फॉरेन कोलाबोरेशन हो जाता है। फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन, फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन का मतलब होता है फॉरेनर कंपनी आती है और यहाँ पे क्या कर लेती हैं, हमारी कंपनीज की इक्विटी परचेज कर लेती है, ओनरशिप ले लेती है। रेजिंग फंड बाय द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर्स इन फॉरेन मार्केट। रेजिंग फंड कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आपने सुना होगा एडीआर, जीडीआर के द्वारा फंड रेज किया जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है इसका फीचर्स, टैक्स कंसेशन टू एनआरआईज। जो एनआरआई कंपनीज होती हैं, एनआरआई जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, उनको टैक्स कंसेशन दिया जाता है। आओ भाई यहाँ पे आप अपनी इंडस्ट्री स्टेब्लिश करो और आप हमसे टैक्स की डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस जो कि हम अलाउड करते हैं फॉरेनर को, वो आप ले लीजिए, ताकि वो यहाँ पे आके हमारी इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकें। टेक्नोलॉजिकल कोलाब्रेशन, इसका मतलब होता है विदेशी जो आते हैं यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री स्टेब्लिश करते हैं, तो वो वहाँ से अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और यहाँ पे हमारे देश की इंडस्ट्रीज के साथ उस टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं, ताकि प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट के ऊपर मैक्सिमम प्रोडक्शन करके मैक्सिमम प्रॉफिट गेन किया जा सके, ठीक है भाई। ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड होता है न्यू पॉलिसी के अंदर प्रोवाइड किया गया। ऑर्गेनाइजेशनल बोर्ड फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इन्वेस्टर इन सेलेक्टेड एरियाज। ये एक बोर्ड था जो कि क्या करता था, सेलेक्टेड एरियाज के अंदर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जा सकती थी भाई। द बोर्ड अलाउड एमएनसीज एस्टेब्लिश इन इंडिया। इस बोर्ड ने एमएनसीज को भारत के अंदर एस्टेब्लिश करने में मदद की, ठीक है भाई। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल इंडस्ट्रीज। स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट 24%
कैन परचेज 24% ऑफ शेयर्स कैपिटल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विदाउट द अप्रूवल। जो फॉरेनर इन्वेस्टर होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं, वो क्या कर सकते हैं भाई, कैन परचेज 24% ऑफ शेयर कैपिटल, 24% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विदाउट द अप्रूवल ऑफ एनी अथॉरिटी। एनी अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी की अप्रूवल के बिना वो 24% तक क्या कर सकते हैं, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, एसएसआई है, उनके 24% शेयर कैपिटल को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, रिस्की कैपिटल होती है। फॉरनर यहाँ पे आते हैं और रिस्की कैपिटल के, रिस्की बिजनेस के अंदर अपनी कैपिटल लगाते हैं भाई, ठीक है भाई। तो 51% शेयर कैपिटल इन केस ऑफ ज्वाइंट वेंचर इज अलाउड। क्या कर दिया न्यू पॉलिसी के अंदर, जो 1997 के अंदर 51% शेयर कैपिटल अलाउड कर दी फॉर फॉरनर, जो कि क्या करते हैं, रिस्की प्रोजेक्ट के अंदर अपना पैसा लगाते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन को बढ़ावा दिया गया क्योंकि प्रोडक्शन मैक्सिमम होने लग गया था, क्योंकि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, डेवलप होने की वजह से प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हुआ। देश के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से जब देश का कंजम्पशन पूरा हो जाता था तो उस प्रोडक्ट को क्या कर दिया जाता था, एक्सेस प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करना पड़ता था। उस एक्सपोर्ट करने के लिए नंबर ऑफ प्रमोशंस अलाउड किए गए टू द इंडस्ट्रीज, ठीक है भाई। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए। आपने इंसेंटिव्स टू द एक्सपोर्टर्स के बारे में नेक्स्ट जब आप एमकॉम फाइनल में जाएंगे तो कॉर्पोरेट टैक्सेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं एक्सपोर्टर्स को। 100% प्रॉफिट अलाउड, एग्जाम फ्रॉम टैक्स होता है फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 50% और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए भी 50%। एन अमाउंट डिपॉजिट की जाती है किसी स्पेशल अकाउंट के अंदर। नंबर ऑफ डिडक्शंस प्रोवाइड की गई है एक्सपोर्टर्स के लिए, ठीक है भाई। एक्सपोर्ट प्रमोशंस अलाउड किया गया। नेक्स्ट है हाई टेक्नोलॉजी हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज। हाई टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप, टेक्नोलॉजी जो फॉरेन से आती है, उसके साथ हाई इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया गया। इन 1991 की जो न्यू इंडस्ट्रीज पॉलिसीज को अलाउड किया गया, 100% एफडीआई अलाउड हो गई थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी। इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी का मतलब है कि फॉरेन जो इन्वेस्टर आते थे उनकी कैपिटल को क्या कर दिया जाता था, जल्दी से जल्दी अलाउड कर दिया जाता था और उस कैपिटल से क्या कर दिया जाता था, इंप्लीमेंट कर दिया जाता था बिजनेस के अंदर, जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट कर दिया जाता था। एफएफआई जो कि 1999 के अंदर आई थी, ठीक है भाई। ये जो एफडीआई होती है उसको एक बेटर प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करने से रिलेटेड अथॉरिटी थी, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ये हमारे पास कुछ फीचर्स थे हमारी पॉलिसी के। मेजर इनिशिएटिव्स टू अट्रैक्ट द एफडीआई इन 2004 एंड 5। कुछ मेजर इनिशिएटिव्स थे जो कि 2004-5 के अंदर एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए यूज किए गए थे। देखिए भाई, पहला है एफडीआई लिमिट्स इंक्रीज फ्रॉम 40 to 49% इन डोमेस्टिक एयर सर्विस। डोमेस्टिक एयर सर्विस के अंदर पहले 40% एफडीआई अलाउड थी, अब वो 49% कर दी गई। अलाउड 100% फॉर एनआरआईज इन्वेस्टमेंट, और एनआरआईज के लिए 100% इन्वेस्टमेंट अलाउड कर दी गई। नेक्स्ट, एफडीआई अप टू 100% वाज अप्रूव्ड बाय द मीडियम ऑफ डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन। डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्बन शहरीकरण के लिए 100% एफडीआई अलाउड कर दी गई भी, ठीक है। 100% एफडीआई अलाउड, अर्बनाइजेशन कंस्ट्रक्शन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए 100% एफडीआई को अलाउ किया गया। नेक्स्ट है इन टेलीकॉम सेक्टर एफडीआई इंक्रीज 49% टू 74%। एफडीआई को 74% कर दिया गया इन केस ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्रीज। एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग मैक्सिमम एफडीआई 20% अलाउड की गई भाई, ठीक है, एफएम रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। नेक्स्ट है मेजर इनिशिएटिव्स इन 2008 एंड 9। फॉरेन इन्वेस्टर्स फ्री टू इन्वेस्ट विदाउट एनी रेशो। पहले क्या होता था, जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते थे उनको 70 और 30 का रेशो फॉलो करना पड़ता था, इक्विटी 30 और डेट, इक्विटी 70 और डेट 30। परंतु जो मेजर इनिशिएटिव इन 2008-9 के अंदर उठाया गया, उसके अंदर उस रेशो को एंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, जो फॉरेन इन्वेस्टर थे वो फ्री कर दिए गए कि आप किसी भी रेशो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है रिसेंट पॉलिसी के मेजर्स थे भाई, जो रिसेंट पॉलिसी हमारी बनाई गई थी उसके कुछ मेजर्स हैं, थोड़ा देख लीजिए। लिबरलाइज एफडीआई इन 15 कोर एरियाज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो 15 कोर एरिया है उनके अंदर जो एफडीआई की पॉलिसी थी या एफडीआई था,
एफडीआई की जो लिमिटेशन थी उन्हें लिबरलाइज कर दिया गया। इन प्राइवेट बैंक्स अलाउड एफडीआई 74% एफडीआई के जो प्राइवेट बैंक्स के अंदर कितना कर दिया गया, 74% एफडीआई अलाउड कर दिया गया। अर्बनाइजेशन एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस में 100% एफडीआई अलाउड कर दी गई। किस किस के अंदर, अर्बनाइजेशन एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, और बिजनेस के अंदर कितना कर दिया गया, 100% एफडीआई अलाउड कर दी। इन डिफेंस सेक्टर 49%, कॉफी रबर एंड प्लांटेशन के लिए 100% एफडीआई। परमिट 100% एफडीआई इन द ड्यूटी फ्री शॉप्स लोकेटेड एंड ऑपरेटिंग द कस्टम एरिया, कस्टम फ्री एरिया, ठीक है भाई, 100% अलाउड कर दी। 100% एफडीआई अलाउड इन एस्टेब्लिशिंग सैटेलाइट कंपनीज, जो सैटेलाइट कंपनीज हैं जो सैटेलाइट लॉन्चेस करती हैं उनके लिए क्या कर दिया गया, 100% एफडीआई अलाउड कर दी गई। मेडिकल इक्विपमेंट के लिए 100%, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए 100% एफडीआई अलाउड। पेंशन के क्षेत्र में जो पेंशन का एरिया है उसके अंदर भी 49% एफडीआई अलाउड कर दी गई। ये मेजर्स हैं भाई रिसेंट पॉलिसी के। रेलवे के अंदर भी 100% कर दी गई भाई, रेलवे के अंदर भी रेलवे की कुछ एक्टिविटीज़ के अंदर 100% एफडीआई अलाउड कर दी गई। वाइट लेवल एटीएम्स क्या होते हैं, जो नॉन बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, 100% एफडीआई अलाउड है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन, ठीक है भाई। तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यदि हमारे देश में होगी तो अवेलेबिलिटी तो हो ही जाएगी भाई। जो हमारे देश के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनको पैसा नहीं मिल पाता तो फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट होती है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं थ्रू दैट कैपिटल। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी कैसी आ जाएगी भाई, जब फॉरेनर कोई कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो वो पैसे को अपने पैसे को प्रॉपर यूटिलाइज करेगा, और प्रॉपर यूटिलाइज करेगा तो वो देखेगा कि भारत के अंदर टेक्नोलॉजी कैसी है। यदि अच्छी नहीं है तो वो अपने देश से टेक्नोलॉजी को क्या करेगा, भारत के अंदर इंपोर्ट करके फिर उसको यूज करेगा भाई, ठीक है। एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नंबर ऑफ कंट्रीज ऐसी हैं जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज की तो भरमार होती है परंतु उसके पास उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो वहां से जब फॉरेनर इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपनी बेटर टेक्नोलॉजी लेके आते हैं और उन रिसोर्सेज का प्रॉपर फायदा उठा सकते हैं भाई, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट हमारे देश के अंदर होती है भाई, हमारे देश को भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं, उसके लिए फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। यदि कोई फॉरेनर हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो हमारे देश के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज स्टॉक है वो इंक्रीज हो जाता है। चलिए, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल गुड्स के अंदर क्या आ जाता है भाई, मशीन्स आ जाती हैं, नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज होती हैं, ये कैपिटल गुड्स के अंतर्गत आती है। तो अवेलेबिलिटी हो जाती है हमारी इंडस्ट्रीज को कैपिटल गुड्स की, किसके जरिए भाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जरिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्क कैपिटल के अंदर यदि हम बात करें तो आपने ज्वाइंट वेंचर का नाम भी सुना होगा। ज्वाइंट वेंचर ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनके अंदर रिस्क होता है, स्टार्ट करने में रिस्क होता है, और ऐसे रिस्क के लिए पैसा कौन लगा देते हैं भाई, ये फॉरेनर इन्वेस्टर पैसा लगा देते हैं भाई। तो अवेलेबिलिटी हो जाती है रिस्की कैपिटल की। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, जब हमारे देश में जब फॉरेनर आके इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे बिजनेस का जो एरिया होता है वो एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड होने की वजह से उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो एम्प्लॉयमेंट का जो स्टेटस है वो इंक्रीज हो जाता है भाई। हेल्पफुल इन एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट तो अपने आप होगा भाई, जब हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा तो मैक्सिमम प्रोडक्शन को कोई भी व्यक्ति क्या करना चाहेगा भाई, एक्सपोर्ट करना चाहेगा। एक्सपोर्ट यदि किया जाएगा, एक्सपोर्ट क्यों करना चाहेगा, क्योंकि उसे नंबर ऑफ इंसेंटिव्स बाय द गवर्नमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के अंदर भी हेल्पफुल है। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स की सप्लाई भी की जाती है। रिडक्शन इन इन्फ्लेशन, ये सभी एडवांटेजेस है हमारी किसके भाई, एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस की यदि हम बात करें, क्वेश्चन बनता है पूरा भाई ये, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हिंड्रेंसेस इन अडॉप्टिंग इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी कंडीशन, देखो भाई ये बात है, हिंड्रेंसेस का मतलब होता है कठिनाई होती है कि हम अपनी एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें फॉरेन से नंबर ऑफ एड्स मिलती हैं। जो डोनर होता है हमें उसकी कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है, मानना पड़ता है, तभी वो हमें ग्रांट अलाउ करता है। यदि हम ऐसा करते हैं, ग्रांट अलाउ कर देते हैं, जो हमें ग्रांट्स मिलती हैं तो उन ग्रांट्स की क्या की जाती है भाई, हम उन ग्रांट्स के साथ कंडीशंस भी होती हैं, इम्पोज की जाती हैं बाय द फॉरेनर, तो हमें उन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं फॉर्मुलेट कर पाते, ठीक है। इसके बाद है इंक्रीज फॉरेन डिपेंडेंस,
हमारी जो डिपेंडेंस है वो हम फॉरनर के ऊपर बढ़ती जा रही, क्योंकि हमें जब भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो फॉरनर हमें एड्स दे देते हैं, बोरोइंग्स प्रोवाइड कर देते हैं, पोर्टफोलियो कर देते हैं, एफडीआई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो क्या है भाई, जैसे हमारी जो निर्भरता है वो फॉरनर के ऊपर डिपेंड होती जा रही है। नेक्स्ट है मोर बर्डन ऑन एक्सटर्नल डेट्स। हमारे देश की इंडस्ट्रीज के ऊपर मोर बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेट्स का मतलब होता है जब भी हम बोरोइंग्स करते हैं फ्रॉम फॉरनर, जब फॉरेन से हम जो बोरिंग कर लेते हैं तो जो हमारा विदेशी कर्जा होता है हमारे ऊपर, उसका बर्डन बढ़ता जाता है, हमें उसके ऊपर हाई रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है भाई, जिससे हमारी जो बिजनेस है जो प्रॉपर प्रॉफिट गेन नहीं कर पाती है। इनसफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो हमारे अंदर हमारे पास इंटरनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, लाइक सेविंग्स हो गया है ना भाई, जो पब्लिक सेव करती है, कैपिटल मार्केट के अंदर जो पैसा बनता है आता है, उसकी हमें इनसफिशिएंट डेवलपमेंट हो पाता है उसका, क्योंकि जो भी सेविंग करने वाला व्यक्ति होता है वो सोचता है कि भाई इंडस्ट्री को तो पैसा फॉरेनर से मिल जाएगा तो हम क्यों इसमें पैसा इन्वेस्ट करें, और जो प्रॉफिट कमाएगी वो भी फॉरेनर लेके चला जाएगा, तो लोग जो इंडस्ट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं, ठीक है भाई। सेविंग्स भी हमारी कम हो गई है थ्रू ड्यू टू द किसकी वजह से भाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से। अनसर्टेनिटी, हमेशा अनसर्टेनिटी का माहौल बना रहता है, क्या पता कि कब फॉरनर हमें एड्स देना बंद कर दे, सहायता देनी बंद कर दे, बोरोइंग्स के लिए मना कर दे। जब हमारे बिजनेस क्राइसिस के अंदर चल रहा हो तो ज़्यादातर फॉरनर क्या कर देते हैं भाई, एड्स देने से या बोरोइंग्स देने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है और हमारा बिजनेस प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता। नेक्स्ट है हार्मफुल फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। देखो भाई, जो भी फॉरनर आता है इन्वेस्ट करेगा तो प्रॉफिट को लेके जाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी यूज करेगा, जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो उसकी टेक्नोलॉजी का सामना नहीं कर पाती, कंपटीशन से बाहर हो जाती है, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती है उनको बड़ा नुकसान होता है। क्लियर है। इम्बैलेंस डेवलपमेंट का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति वहां इन्वेस्ट करता है जहां पे उसको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मिल जाती हैं, तो हमारे पास जो भी ऐसे एरियाज हैं, जैसे जो बेटर एरियाज है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल होती है, फॉरनर उसी एरिया के अंदर इन्वेस्ट करता है। जिस एरिया के अंदर ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती, फॉरनर उसके वहाँ पे आके अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट नहीं करता, तो जिसकी वजह से इम्बैलेंस डेवलपमेंट होता है। जो एरिया डेवलप है वो डेवलप होता जाता है, परंतु जो एरिया अनडेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है वो एरिया हमारा डेवलप नहीं हो पाता। नेक्स्ट है हिंड्रेंसेज इन डेवलपिंग ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी। ये भी एक बात है भाई, हम भारत के अंदर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहेगा जब भी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी डेवलप करने में भारी मात्रा में अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मैं अमाउंट यहाँ पे टेक्नोलॉजी को डेवलप करूँ, उससे अच्छा है कि मैं बनी बनाई टेक्नोलॉजी ले लूँ, क्योंकि फॉरनर के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है वो बढ़ती जा रही है, तो हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बजाय क्या कर लेते हैं, इम्पोर्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हिंड्रेंस है हमारे जो इंडियन टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाती। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ डेप्ट सर्विसिंग की भी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम होती है भाई, ठीक है भाई, ड्यू टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये नंबर ऑफ हमारे पास डिसएडवांटेजेस थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो हमें पढ़ लेना है इसको भाई ध्यान से। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं भाई। थैंक यू।